नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं संदीप खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप घर पर बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, अपन राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास पर बात करें। जो बीती क्लास हुई उसमें अपन ने राणा हमीर के बारे में पढ़ लिया था। तो मैं मोटे मोटे तौर पर एक बार आपको पीछे की क्लास से जोड़ने की कोशिश करता हूं ताकि आपको सतत रूप से समझ आता है। देखिए दोस्तों, अपन ने बात की थी कि राणा हमीर के समकालीन दिल्ली में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पर राणा हमीर आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो आक्रमण होता है वो 1336 में होती है, जिसे सिंगोली का युद्ध कहते हैं, जिसमें राणा हमीर की विजय होती है और मोहम्मद बिन तुगलक की पराजय होती है। तो इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार जो राणा हमीर है, मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह के लिए बंदी बना लेता, उससे अजमेर, रणथंभौर और भीलवाड़ा लेकर उन्हें रिहा कर देता और कुछ आर्थिक दंड भी वसूलता है। दोस्तों यहाँ तक की बात हो गई। जो समकालीन शासक था कहाँ का? ईडर गुजरात का, वो कौन था? जेतरकरण। तो उसको भी क्या कर देते हैं? पराजित कर देता और 1364 ईस्वी में क्या हो जाती है? राणा हमीर की मृत्यु हो जाती है। और राणा हमीर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है, राणा हमीर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है राणा खेता। राणा खेता या राणा छेतर सिंह। राणा खेता या राणा छेतर सिंह। चलिए दोस्तों, राणा खेता या राणा छेतर सिंह। राणा खेता या राणा जो छेतर सिंह है, ये कब से कब तक इनका शासनकाल रहता है? इनका शासनकाल होता है 1364 ईस्वी से लगाकर 1382 तक। 1364 ईस्वी से लगाकर कब तक होता है? 1382। और 1382 से लगाकर जो 1421 तक वो रहेंगे राणा लाखा। तो राणा छेतर सिंह जो है, राणा छेतर सिंह के शासन की 1-2 प्रमुख घटनाएं अपने को मिलती हैं। जो सबसे पहली जो घटना मिलती है इनके शासनकाल में राणा खेता, इनके शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। इनके शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। मेवाड़ मालवा संघर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। ये बात ध्यान रखनी है, किसके शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए राणा खेता। राणा खेता के शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। दोस्तों तो यहाँ तक एक बात तो होगी राणा खेता के बारे में। अब देखिए मैं बात करता हूँ इनके समकालीन शासकों की। चलिए, कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था इनके बारे में, जाते समय अंतिम में 2-4 बातें मैंने आपको बताई थी। ये कौन हो गए? राणा खेता, 1364 ईस्वी से लगाकर 1382 ईस्वी तक। अब देखिए इनके समकालीन दिल्ली में कौन होगा? इनके समकालीन दिल्ली में होंगे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में होंगे कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए मालवा में इनके समकालीन कौन होंगे? इनके समकालीन मालवा में 2 शासक आएंगे। एक आएगा दिलावर खां। कौन सा खां? दिलावर खां। और एक आएगा अमीर शाह। अमित शाह नहीं, अमीर शाह। कौन सा शाह? अमीर शाह। अमित शाह नहीं है, अमीर शाह है। 2 ये हो गए। जबकि इनके समकालीन जो बूंदी का शासक है, बूंदी में भी 2 शासक इनके समकालीन आएंगे, पर जो मुख्य माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? लाल सिंह हाड़ा। देखिए इतनी बात नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मैं समझाते ही तुरंत हटा दूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक, उधर मालवा में दिलावर खां और अमीर शाह। इधर बूंदी की बात करता हूँ, बूंदी में कौन है? लाल सिंह हाड़ा। चलिए, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो खेता के जो शासन की जो प्रमुख घटना मिलती है वो मिलती है मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत। मेवाड़ मालवा जो संघर्ष है, मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत होती है राणा छेतर सिंह के शासनकाल में होती है। दोस्तों चलिए, लाल सिंह हाड़ा बूंदी में समकालीन है, दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक और मालवा में दिलावर खां। अब देखिए जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक है, इनसे कभी युद्ध हुआ ही नहीं, आमना सामना कभी हुआ ही नहीं। अब देखिए जो फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में कुछ इतिहासकार तो कहते हैं, जो इतिहासकार वी.एस. भार्गव है, वी.एस. भार्गव कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक हिंदू और मुस्लिमों के मिश्रित खून है, हिंदू और मुस्लिमों का मिश्रित खून है, जिसके कारण इसने मेवाड़ पर क्या नहीं किया, कभी
आक्रमण नहीं किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो कट्टर मुस्लिम है, और इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि जो फिरोज शाह है वो कट्टर मुस्लिम शासक ही था, क्योंकि आपने नाम सुना होगा लोक देवता गोगा जी का। लोक देवता गोगा जी का नाम सुना होगा। लोक देवता गोगा जी के जो वंशज हैं करम सिंह, लोक देवता गोगा जी के जो वंशज है करम सिंह, उनको जबरदस्ती इन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तित कराकर क्या बना दिया, कायम खां। तो आपने सुना होगा जो लोक देवता गोगा जी हैं उनके 11 माह जो पुजारी होता है वो कायम खानी मुसलमान होता है, और 1 माह क्या होता है, हिंदू होता है। जो करम खां, जिनका करम सिंह को जो परिवर्तित बदलकर क्या बना दिया गया, कायम खां बना दिया गया, और उन्हीं के जो आगे चलकर वंशज क्या हुए, कायम खानी मुसलमान। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक है वो हिंदू और मुस्लिमों के मिश्रित रखते हैं या फिर कट्टर मुस्लिम है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। अब देखिए राणा खेता क्या करते हैं, जो मालवा के शासक दिलावर खां हैं, दिलावर खां पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और आक्रमण के दिलावर खां को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। दिलावर खां को पराजित कर दिया। दिलावर खां के बाद जो अगले शासक बने अमीर शाह पर भी क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, और अमीर शाह को भी क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। साथियों अमीर शाह को भी पराजित कर दिया। आप देखिए कोई आप पर बार बार आक्रमण करेगा तो आपके दिल में उसके प्रति द्वेष की स्थिति पैदा होगी कि नहीं होगी, आपके दिल में उसके प्रति क्रोध की स्थिति पैदा होगी कि नहीं। तो राणा खेता ने मालवा के शासक दिलावर खां पर आक्रमण किया, फिर उसे पराजित किया। उसके बाद जो अगले शासक बने अमीर शाह पर भी आक्रमण किया, और अमीर शाह को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो इनको पराजित कर दिया। तो जो राणा खेता है, राणा खेता के खिलाफ या मेवाड़ के जो शासक है उनके खिलाफ मालवा के शासकों में क्रोध की स्थिति पैदा हो गई। तो राणा खेता के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है आपको साथियों। चलिए इसके बाद देखिए जो इतिहास, ये देखिए इनसे पहले जो थे वो कौन थे, देवी सिंह हाड़ा के बाद कौन आते हैं, देवी सिंह हाड़ा के बाद में आते हैं लाल सिंह हाड़ा। राणा खेता आक्रमण करते हैं किस पर, देवी सिंह हाड़ा पर, और देवी सिंह हाड़ा को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। देवी सिंह हाड़ा को पराजित करके क्या हो जाता है, बूंदी पर अधिकार हो जाता है किसका। ये बात मैं नोट करवाऊंगा आपको, आप टेंशन मत कीजिए, इस बात की नोट करवा दी जाएगी आपको, एक बार समझिए आप। जो राणा खेता आक्रमण करता है किस पर, बूंदी के शासक देवी सिंह हाड़ा पर, और देवी सिंह हाड़ा को पराजित करके क्या हो जाता है, बूंदी पर अधिकार हो जाता है। बूंदी पर अधिकार अब किसका हो गया, मेवाड़ के शासकों का हो गया दोस्तों। राणा खेता के शासनकाल में बूंदी पर पहली बार अधिकार हो चुका है। अब देखिए 1382, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1382 ईस्वी में राणा खेता और लाल सिंह हाड़ा लड़ते हुए, एक युद्ध में लड़ते हुए दोनों वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। ऐसा अधिकांश इतिहासकार ये बात मानते हैं कि राणा खेता और लाल सिंह हाड़ा आपस में युद्ध कर रहे थे, और दोनों उसी युद्ध में क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो राणा खेता के शासनकाल में ही बूंदी क्या हो चुका था, वापस आजाद हो चुका था दोस्तों। बूंदी अब आजाद हो चुका है, तो राणा खेता के बाद में जो आगे शासक आएंगे वो क्या बूंदी पर अधिकार नहीं करना चाहेंगे क्या साथियों, वो बूंदी पर अधिकार करना चाहेंगे। इनके बाद जो शासक बनेंगे वो बनेंगे राणा लाखा या राणा लक्ष्मण सिंह। तो मैं उनकी बात आपको बताऊंगा, राणा लाखा के शासनकाल में क्या घटना घटित हुई है। आपको इतनी बात एक बार समझ में आ रही होगी। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो राणा खेता है, राणा खेता के शासनकाल में मालवा मेवाड़ संघर्ष की क्या हुई, शुरुआत होती है। जो इनके समकालीन फिरोज शाह तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कभी आक्रमण नहीं किया किस पर, राणा खेता पर कभी आक्रमण नहीं किया दोस्तों। अब देखिए जो मालवा के शासक, समकालीन जो शासक है वो दिलावर खां है, दिलावर शाह पर आक्रमण होता है, दिलावर शाह को क्या कर देते हैं, राणा खेता पराजित करते हैं। दिलावर खां के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो अमीर शाह बनते हैं, और अमीर शाह पर भी आक्रमण करते हैं, और अमीर शाह को भी क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए बूंदी में देवी सिंह हाड़ा पर आक्रमण होता है, और देवी सिंह हाड़ा को पराजित करके बूंदी पर अधिकार हो जाता है किसका, राणा खेता का, अर्थात मेवाड़ के शासकों का अधिकार हो जाता है किस पर, बूंदी पर हो जाता है दोस्तों। अब देखिए लाल सिंह हाड़ा, इन्हीं देवी सिंह हाड़ा के बाद शासक बनते हैं लाल सिंह हाड़ा, और अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि 1382 में लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध लड़ते हुए राणा खेता वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था, रियासतें पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि हाड़ौती में कौन सा राजवंश किस राजवंश ने राज किया, तो वो कौन सा राजवंश था, हाड़ा राजवंश। यहाँ क्लियर हो रहा होगा आपको कौन सा राजवंश है, हाड़ा राजवंश। अब देखिए इतनी बात हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अन्यथा मैं अभी आपको नोट करवा देता हूँ दोस्तों। चलिए
ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट मिटा दूं। चलिए, ये पहली बात तो आपको लिखनी थी, इनके शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई, सब कुछ हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अपने को धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस एकदम कंप्लीट करना है। आपको मैं धीरे धीरे करके राजस्थान के इतिहास का कर्नल टोड बना के छोड़ूंगा दोस्तों, आप तो मेरा साथ देते चलिए। अब देखिए, जो राणा खेता है, इन्होंने क्या किया, एक स्थान है मांडल, ये कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। 56, कौन सा 56, आपने जब राजस्थान का भूगोल पढ़ा होगा तो आपके सामने एक बात आई होगी, 56 का मैदान, माही नदी का जो परवा क्षेत्र है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र। मांडल भीलवाड़ा में, 56 प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है। बदनौर, ये भी भीलवाड़ा में। जहाजपुर, जहाजपुर, कौन सा पुर, जहाजपुर। मांडल, 56, बदनौर और जो जहाजपुर, ये 4 स्थान है। इन चारों स्थानों का विलय किसमें किया, जहाजपुर का विलय किसमें किया, मेवाड़ में किया। जहाजपुर का विलय मेवाड़ में किया। अब देखिए, एग्जाम में ऐसा का ऐसा प्रश्न आपके सामने पुटअप हो सकता है, मांडल, 56, बदनौर व जहाजपुर को मेवाड़ में शामिल करने वाला या मेवाड़ में विलय करने वाला शासक कौन था, तो आपका जवाब होना चाहिए राणा खेता। यहां कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आपका गोला काला होगा तब आपको प्रश्न का जवाब है, आपका जो सिलेक्शन है वो एकदम बेहतरीन और एकदम सटीक तरीके से बैठेगा दोस्तों। चलिए, इसके बाद मैंने क्या बताया, बूंदी पर अधिकार किया, बूंदी पर अधिकार किया, किसने किया, राणा खेता ने। हालांकि वो बात अलग है कि राणा खेता के शासनकाल में ही बूंदी आजाद हो चुका था दोस्तों, राणा खेता के शासनकाल में बूंदी आजाद हो गया था। इसके बाद देखिए, जो राणा खेता है, राणा खेता की एक पत्नी है, दासी है, अवैध पत्नी है, जिसका नाम है खातिन। उससे 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, चाचा और मेरा। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, चाचा और मेरा, क्योंकि अब आप आगे पढ़ेंगे, राणा लाखा का पुत्र होगा राणा मोकल। तो ये जो चाचा और मेरा है, राणा मोकल की क्या कर देंगे, गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, गर्दन उड़ाएंगे ये दोनों। तो ये याद रखने हैं अपन को। चाचा मेरा, इनके साथ एक व्यक्ति और आएगा मेहता पंवार नाम का, तो वो आगे जब मैं मोकल पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ चाचा और मेरा की बात आपको याद होनी चाहिए। तो लिखिए, खेता की अवैध पत्नी, खेता की अवैध पत्नी, खेता की अवैध पत्नी या दासी भी लिख सकते हो आप, खेता की अवैध पत्नी या दासी, क्या नाम है, खातिन। खेता की अवैध पत्नी खातिन से प्राप्त पुत्र, खातिन से प्राप्त पुत्र, चाचा, कौन, चाचा वह मेरा, चाचा वह मेरा। देखिए, यहां तक की बात हो गई, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए, चाचा वह मेरा है या चाचा वह मेरा थे। ठीक है, मांडल, बदनौर, 56 और जहाजपुर का विलय कौन करता है, मेवाड़ में राणा खेता करते। बूंदी पर अधिकार किसने किया, राणा खेता ने। किसके शासनकाल में किया, मैंने अभी आपको जब वो डायग्राम बताया था तब बताया, देवी सिंह। किसके शासनकाल में, देवी सिंह को पराजित करके अधिकार किया था, किस पर, बूंदी पर अधिकार किया था। खेता की अवैध पत्नी या दासी खातिन से प्राप्त पुत्र कौन है, चाचा वह मेरा है। यहां तक नोट कर लिया होगा, यह स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। मिटा दूं इस बात को मैं, चलिए इस बात को मैं मिटाता हूं। अभी मैं आपको लिखवाता हूं जो समकालीन शासक है। समकालीन शासक एक बार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि समकालीन शासकों से प्रश्न आता है, और मेवाड़ मालवा जो संघर्ष की शुरुआत हुई वो राणा खेता के शासनकाल में हुई, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, लिख लीजिए एक बार आप, समकालीन शासक, कौन से शासक, समकालीन शासक। नंबर 1 कहाँ, दिल्ली में। इस तरह से लिख लीजिए ताकि समझ में भी आएगा। वो डायग्राम तो बना ले, साथ साथ बना लिया करो, ताकि समझने में आगे दिक्कत ना हो। ये लाइन जो है लंबी लंबी हो जाएंगे, आगे जब इतिहास पूरा हो जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा वो, तो फिर फालतू का रद्दी भरने से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में जो समकालीन शासक है वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आपको स्कूली शिक्षा के विद्यार्थी तो हो नहीं कि आपको एक एक लाइन लिखाई जाए कि लिखिए राणा खेता के समकालीन दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक है, ऐसा समकालीन शासक लगा के सीधा लिखिए दिल्ली में। अब दूसरा देखिए, कहाँ, मालवा। मालवा में जो समकालीन शासक है, मालवा में जो समकालीन शासक है वो 2 हैं, कौन, दिलावर खां,
कौन सा खां? दिलावर खां। और दूसरा कौन है? अमीर शाह, अमीर शाह है। चलिए दोस्तों, और तीसरा लिखिए, बूंदी में इनके समकालीन शासक कौन है? बूंदी में जो हाड़ा है, बूंदी में कौन से राजवंश ने राज किया? हाड़ौती में हाड़ा राजवंश ने। कौन सा? एक तो देवी सिंह है, देवी सिंह को पराजित किया है इन्होंने। देवी सिंह के बाद में लाल सिंह हाड़ा के साथ लड़ते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। लाल सिंह हाड़ा, देवी सिंह हाड़ा, सॉरी। चलिए, दिल्ली में जो समकालीन शासक है वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। मालवा में जो समकालीन शासक है वो दिलावर खां और अमीर शाह हैं। और बूंदी में जो समकालीन शासक है वो देवी सिंह हाड़ा और लाल सिंह हाड़ा है। इस तरह से नोट कीजिएगा ताकि आपको कहीं आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। और वो बात हो चुकी है कि राणा खेता की जो अवैध पत्नी है, अवैध पत्नी का नाम है खातिन, खातिन से जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम है चाचा और मेरा। ठीक है, नोट लगा के एक बात लिखिएगा कि अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि खेता और जो लाल सिंह हाड़ा 1382 में युद्ध लड़ते हुए उसी युद्ध में दोनों की क्या हो जाती है? एक साथ मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए मिटा देता हूँ इस बात को मैं। आगे ये अंतिम बात है खेता के बारे में, उसके बाद शुरू करते हैं राणा लाखा के बारे में। चलिए लिखिएगा, नोट लगा के एक बात लिखिएगा, नोट लगाइए और लिखिए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, लिखिएगा, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1382 ईस्वी में राणा खेता व लाल सिंह हाड़ा युद्ध लड़ते हुए एक साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये कौन से वासी हो गए? दोनों, ये दोनों स्वर्गवासी हो गए, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात नोट कीजिएगा कि अधिकांश इतिहासकार ये बात कहते हैं कि 1382 में राणा खेता और लाल सिंह हाड़ा दोनों युद्ध लड़ते हुए क्या हुए? एक साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात नोट कीजिएगा। चलिए फटाक से नोट कीजिए, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो, हो गई ये बात? हो गई होगी, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब आगे की ओर जो अगले शासक आएंगे, जो राणा खेता के बाद में जो अगले शासक बनेंगे मेवाड़ के, वो बनेंगे राणा लाखा। कौन बनेंगे भाई? राणा लाखा बनेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह, राणा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राणा लाखा या राणा लक्ष्मण सिंह 1382 से लगाकर 1400 ईस्वी तक ये शासक रहेंगे। 1382 से लगाकर 1421 ईस्वी तक ये शासक रहेंगे। दोस्तों, जो राणा लाखा है या जो लक्ष्मण सिंह है वो 1382 ईस्वी से लगाकर 1421 ईस्वी तक क्या रहेंगे? शासक रहेंगे। अब देखिए, इन्होंने एक काम किया है दोस्तों। जो राणा लाखा है, इनके शासक की 4-5 बातें महत्वपूर्ण मिलती हैं। तो पहली बात है, इन्होंने गौरवदान पद्धति, गौरवदान या गरिमादान पद्धति के क्या है? ये जनक है। गौरवदान या गरिमादान पद्धति के जनक। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये गौरवदान या गरिमादान क्या होता है? किसी भी शासक के गौरव या किसी भी शासक की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट दान दिया जाता है वो क्या है? गरिमादान। ये जो दान है वो गरीबों में बंटवा दिया जाता है। इनके बाद जो अगले शासक आएंगे राणा मोकल जो तुलादान पद्धति है, तुलादान पद्धति के क्या बनेंगे? तुलादान पद्धति की उन्होंने शुरुआत की थी। तुलादान पद का अर्थ होता है जो राणा है, जो ये अभी मेवाड़ के जो शासक बनेंगे उनके बराबर चांदी या सोने के सिक्के तौल के गरीबों में बंटवा दिए जाएंगे। तो तुलादान पद्धति के जो जनक होंगे वो राणा मोकल होंगे, लेकिन जो गौरवदान पद्धति के जो जनक है वो कौन है? राणा लाखा है या राणा लक्ष्मण सिंह है। अब देखिए, इनके शासन में 2-3 बातें मिलती हैं। एक तो इनके शासन में जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली थी। ठीक है, दूसरी जो पिछू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। 2 बात तो यह होगी, इनके समकालीन एक शासक थे दिल्ली में, गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को भी क्या किया था?
पराजित किया था। 2-3 बात ये होगी। जबकि इनके समकालीन जो मारवाड़ का शासक था वो था राव चूड़ा। मारवाड़ का शासक कौन था? राव चूड़ा। 1394 ईस्वी से लगाकर 1423 तक। कब से कब तक? 1394 ईस्वी से लगाकर 1423 ईस्वी तक। 1394 ईस्वी से लगाकर 1423 ईस्वी तक जो मारवाड़ का शासक था वो कौन था? राव चूड़ा था। अब देखिए जो राणा लाखा है, राणा लाखा के जो दरबारी जो विद्वान है, राणा लाखा के जो दरबारी जो विद्वान है वो कौन है? झोटिंग भट्ट, झोटिंग भट्ट और झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट, झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट। ये बात देखिए कौन कौन है? गौरवदान पद्धति के जनक कहलाते हैं जो इनके दरबारी जो विद्वान है वो कौन है? झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। ये बात भी देखिएगा। अब देखिए इतनी बात एक बार आपको मैं नोट करा देता हूं। पहले गौरवदान या गरिमादान पद्धति के क्या है? ये जनक है, इनके दरबारी विद्वान है, उनका नाम क्या है? झोटिंग भट्ट या धनेश्वर भट्ट। अब लिखिए इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में पीछू बंजारे ने, इनके शासनकाल में पीछू बंजारे ने, इनके शासनकाल में पीछू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील, पिछोला झील का निर्माण करवाया। अब देखिए जो पीछू बंजारे हैं इनके बारे, इनके अलग अलग आपको नाम मिलेंगे, चिड़ीमार बंजारा कुछ ऐसा, लेकिन आरपीएससी जो नाम मानती है वो मानती है क्या? पीछू बंजारा। तो इनके शासनकाल में पीछू बंजारे ने क्या करवाया? पिछोला झील का निर्माण करवाया। क्योंकि जो पीछू बंजारा है, पीछू बंजारे का जो प्यार, इनके पास एक बैल था, इनका प्रिय बैल था, उसकी मृत्यु प्यास के कारण हुई, जिसकी स्मृति में पीछू बंजारे ने क्या करवाया? पिछोला झील का निर्माण करवाया। दूसरा देखिए जावर, जावर कहाँ है? उदयपुर में। जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। क्या निकली? चांदी की खान निकली। ठीक है, चांदी की खान निकली। अगर आपके सामने ये एक प्रश्न आए कि किस मेवाड़ के शासक में मेवाड़ की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक सक्षम थी, तो वो कौन है? राणा लाखा। क्योंकि राणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी दोस्तों। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। गौरवदान पद्धति के जनक कहलाते हैं इनके जो दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों का नाम है झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। पीछू मार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। जावर और उदयपुर में चांदी की क्या निकली? जावर उदयपुर में एक चांदी की खान निकली थी। यहां तक बात हो गई है दोस्तों, इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको समय दिया जाता है स्क्रीनशॉट लेने का। अगर ऐसे लिखाने बैठ गया मैं बोर्ड छोड़ के, तो आप तो पूरे पीरियड में एक बार लिखी हुई बात ही नोट करोगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में जब आप रिपीट करो तो आपको कहीं समझने में दिक्कत ना हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राणा लाखा के जो समकालीन है, राणा लाखा के समकालीन, राणा लाखा के समकालीन कौन? कहाँ? राणा लाखा के समकालीन दिल्ली में कौन है? दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक। और ये जो राणा लाखा है ये क्या करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गयासुद्दीन तुगलक को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। तो लिखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, राणा लाखा ने समकालीन दिल्ली शासक गयासुद्दीन तुगलक को क्या किया? पराजित किया। तो यह बात मैं लिख भी चुका हूं, राणा लाखा ने समकालीन दिल्ली शासक गयासुद्दीन तुगलक को क्या किया? पराजित किया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए, अब पेन को भी साइड में रख दीजिए। अब मैं बताता हूं आपको। देखिए जो राणा लाखा है, राणा लाखा से पहले जो शासक थे राणा खेता, राणा खेता ने बूंदी पर अधिकार किया था। और राणा खेता के शासनकाल में ही बूंदी क्या हो चुका था? आजाद हो चुका था। तो जब राणा खेता ने अधिकार किया था तो क्या राणा लाखा नहीं चाहेगा बूंदी पर अधिकार करना? राणा लाखा भी तो बूंदी पर अधिकार करना चाहेगा। बूंदी का जो तारागढ़ है, बूंदी का कौन सा गढ़? बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार करना चाहता है कौन? राणा लाखा। कौन करना चाहता है? राणा लाखा। लेकिन राणा लाखा बूंदी के तारागढ़ पर क्या नहीं कर पाते? अधिकार नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो राणा लाखा क्या करते हैं? राणा लाखा शपथ लेते हैं कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ को जीत नहीं लेता तब तक मैं अन्न
और पानी का क्या, अन्न और जल का क्या नहीं करूँगा, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। 4-5 दिन बीत गई, राणा लाखा की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी। तो वहाँ के जो सरदार है, मेवाड़ के सरदार है, मेवाड़ के जो सेनापति हैं, तो उन्होंने कहा कि लाखा जी अभी तो तारागढ़ को जीतने में काफ़ी समय लगेगा, आप एक काम कीजिए, आप भोजन और जल ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो राणा लाखा कहते हैं कि नहीं, एक बार जो वचन दे दिया वचन तो वचन ही होता है, और जो पुराने शासक थे उनका वचन ही उनका क्या था, शासन हुआ करता था दोस्तों। तो तारागढ़ पर अधिकार, राणा लाखा तारागढ़ पर कभी अधिकार कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, मेवाड़ के जो सरदार हैं, मेवाड़ के जो सेनापति, वो योजना बनाते हैं। वो क्या योजना बनाते हैं कि मिट्टी का एक काल्पनिक तारागढ़ बनाते हैं, मिट्टी का एक काल्पनिक तारागढ़ बनाते हैं और राणा लाखा को इसको जीतने के लिए कहते हैं। तो ये योजना बनाकर मिट्टी का एक तारागढ़ बनाकर मेवाड़ के जो सरदार हैं, मेवाड़ के सरदार चले जाते हैं कहाँ, मेवाड़ के सरदार जाते हैं राणा लाखा के पास में। लाखा जी को सारी योजना बताई कि लाखा जी आप मेवाड़ एक बार मिट्टी के तारागढ़ जो काल्पनिक तारागढ़ है, इसको एक बार आप विजय कर लीजिए, आप इसको जीत लीजिए, हम लोग कह देंगे पीछे से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो ये आइडिया राणा लाखा को भी अच्छा लगा। राणा लाखा ने कहा कि बिना किसी सैनिक की शहादत के तो कैसी विजय होगी। तो जो मिट्टी का जो काल्पनिक तारागढ़ है उसकी रक्षा करते हुए कुंभकर्ण जो हाड़ा है वो क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और वचन के अनुसार राणा लाखा ने क्या किया, मिट्टी का काल्पनिक जो तारागढ़ था उस पर विजय कर ली। उसके पश्चात उन्होंने अन्न और जल ग्रहण किया और उनकी तबीयत क्या हुई, थोड़ी सही होने लगी। जबकि वास्तविक तौर पर बूंदी के जो तारागढ़ उस पर राणा लाखा ने कभी अधिकार नहीं कर पाए थे। तो ये बात जो है लिखिएगा, जो मिट्टी का जो तारागढ़, मिट्टी के तारागढ़ पर अधिकार करते हैं, उसकी जो मिट्टी का जो तारागढ़ है उसकी रक्षा करते हुए कौन से हाड़ा, कुंभकर्ण हाड़ा, वो क्या थे, सरदार थे मेवाड़ के सरदार कुंभकर्ण हाड़ा क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। तो ये बात लिखिएगा, चलो इसको नोट कीजिएगा एक बार, ये बात मैं बता देता हूँ, नोट कीजिए। राणा लाखा जब बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार नहीं कर पाते, लिखिएगा राणा लाखा जब बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार नहीं कर पाते, राणा लाखा जब बूंदी के तारागढ़ पर राणा लाखा जब बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार नहीं कर पाते, राणा लाखा जब बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार नहीं कर पाते तो उनके वचन को पूर्ण करने के लिए, जब राणा लाखा जब बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार नहीं कर पाते हैं तो उनका जो वचन है, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए मिट्टी का काल्पनिक तारागढ़ बनाया गया। क्या किया गया, मिट्टी का काल्पनिक, वास्तविक थोड़ी था तारागढ़, ये काल्पनिक था। मिट्टी का काल्पनिक तारागढ़ बनाया गया, मिट्टी का काल्पनिक तारागढ़ बनाया गया। अब देखिए कि राणा लाखा जब बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार नहीं कर पाते तो उनके वचन को पूर्ण करने के लिए क्या किया जाता है, मिट्टी का काल्पनिक तारागढ़ बनाया जाता है। इसकी रक्षा करते हुए, आगे लिखिएगा, इसकी रक्षा करते हुए जो मिट्टी का तारागढ़, मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा, कौन से हाड़ा, कुंभकर्ण हाड़ा वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। कुंभकर्ण हाड़ा वीर गति को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कुंभकर्ण हाड़ा वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक नोट कीजिएगा। जो राणा लाखा है, राणा लाखा के समकालीन दिल्ली में शासक है गयासुद्दीन तुगलक को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। अब देखिए राणा खेता ने बूंदी पर अधिकार किया था, राणा खेता के समय बूंदी आजाद हो गया था, तो राणा लाखा भी बूंदी पर अधिकार करना चाहेगा, बूंदी के तारागढ़ को जीतना चाहेगा। पर वास्तव में राणा लाखा कभी बूंदी के तारागढ़ को जीत नहीं पाए थे। तो राणा लाखा ने शपथ ले ली थी कि मैं जब तक बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार नहीं कर लेता तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा दोस्तों। तो 5-7 दिन के बाद राणा लाखा की तबीयत खराब हो जाती है, तो मेवाड़ के सेनापति या सरदारों ने एक योजना बनाई कि मिट्टी का तारागढ़ बना देते हैं और उस पर राणा लाखा की क्या करवा देते हैं, विजय करवा देते हैं, जिससे इनका भी वचन पूर्ण हो जाएगा और इनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाएगा। तब तक क्या पता कि मेवाड़ की सेना तारागढ़ पर अधिकार कर ले, लेकिन तारागढ़ पर अधिकार नहीं हो पाता है। मिट्टी का एक काल्पनिक तारागढ़ बनाया गया
उसमें सैनिक शहादत किसने की? कुंभकर्ण हाड़ा की सैनिक शहादत हुई थी दोस्तों वहाँ पर। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई। आशा करता हूँ आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ। यहाँ तक नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का फटाक से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक नोट तो कर लिया होगा आपने, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, जब मेवाड़ के शासक राणा लाख हैं तब भारत पर तैमूर लंग का क्या होता है? आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत में। तैमूर लंग का आक्रमण कहाँ होता है? भटनेर दुर्ग पर होता है। और एकमात्र घटना है जहां मुस्लिम जो रानियां हैं, मुस्लिम रानियों ने क्या किया था? जौहर किया था। मुस्लिम रानियों ने क्या किया था? जौहर किया था दोस्तों। वो एकमात्र घटना है। तैमूर लंग आक्रमण करते हैं कहाँ? भटनेर दुर्ग पर। और भटनेर दुर्ग के जो शासक हैं वो वीर गति को लड़ते हुए प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी जो मुस्लिम रानियां वो क्या करती हैं? जौहर करती हैं। इस बात का जो उल्लेख है वो तैमूर लंग की आत्मकथा तुजु के तैमूरी में मिलता है दोस्तों। तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा लाखा। और जब सैयद वंश की स्थापना हो जाती है, सैयद वंश की स्थापना होती है कब? 1414 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना होती है 1414 ईस्वी में। और सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? तैमूर लंग का जो प्रतिनिधि होता है खिज्जर खां करता है। तो सैयद वंश की स्थापना जब हुई थी 1414 ईस्वी में, उस समय भी मेवाड़ का शासक कौन था? राणा लाखा। ये प्रश्न काफी बार पूछ लिए जाते हैं कि मेवाड़ के शासक राणा लाखा के काल में तैमूर लंग के जो प्रतिनिधि खिज्जर खां द्वारा भारत में सैयद वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो लिखिएगा तैमूर लंग के, लिखिएगा तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय, तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय, तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय, तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक, किसका शासक? मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक कौन है? मेवाड़ का शासक राणा लाखा। मेवाड़ का शासक कौन है? राणा लाखा। एक बात यह होगी। दूसरी बात लिखिए, दूसरी बात लिखिएगा, तैमूर लंग भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और 1414 ईस्वी में क्या हो जाती है? तैमूर लंग का जो प्रतिनिधि है वो कौन होता है? खिज्जर का। खिज्जर का क्या कर देता है? सैयद वंश की स्थापना कर देते हैं दोस्तों। लिखिएगा मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक राणा लाखा के काल में, मेवाड़ शासक राणा लाखा, मेवाड़ शासक राणा लाखा के काल में, मेवाड़ के शासक राणा लाखा के काल में तैमूर लंग, कौन से लंग? तैमूर लंग, तैमूर लंग के प्रतिनिधि, तैमूर लंग के प्रतिनिधि, तैमूर लंग के प्रतिनिधि का क्या नाम है? मैंने आपको अभी बताया। प्रतिनिधि क्या नाम है तैमूर लंग के प्रतिनिधि का? खिज्जर खां। खिज्जर खां, खिज्जर खां ने 1414 ईस्वी में, कब? 1414 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में सैयद वंश, कौन से वंश? सैयद वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? सैयद वंश, सैयद वंश की स्थापना की। ये प्रश्न आ सकता है आपके समय, आपके एग्जाम में आ सकता है। सैयद वंश की स्थापना की, कि जब सैयद वंश की स्थापना हुई थी 1414 ईस्वी में, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो आपका जवाब होना चाहिए राणा लाखा। और तैमूर लंग का जब भारत पर आक्रमण होता है उस समय भी मेवाड़ का शासक कौन होता है? राणा लाखा। दोनों बात नोट कीजिए। तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय भी मेवाड़ का शासक होता है राणा लाखा। और जब तैमूर लंग का प्रतिनिधि खिज्जर खां 1414 ईस्वी में सैयद वंश की क्या करता है? स्थापना करता है, तो उस समय भी कौन होता है शासक? उस समय भी शासक कौन होता है? खिज्जर खां। और ये सैयद वंश की स्थापना होती है कहाँ होती है? भारत में होती है दोस्तों। तो भारत आक्रमण हो गया, तो यहाँ पर ही आपको क्लियर हो गया होगा कि सैयद वंश की स्थापना कहाँ होती है? भारत में होती है। और उस समय जो मेवाड़ का शासक होता है वो मेवाड़ का शासक कौन होता है? राणा लाखा होता है दोस्तों। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ साथ साथ नोट कर रहे होंगे। अब देखिए, अब एक घटनाक्रम और मिलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। उसको नोट कल करवाऊंगा, लेकिन आपको आज मैं समझा देता हूँ ताकि आपके समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि जो राणा लाखा है, राणा लाखा के समकालीन जो मारवाड़ का शासक है वो कौन था? राव चूड़ा। 1394 ईस्वी से लगाकर 1424 ईस्वी तक, 1394 से 1324 ईस्वी तक शासक कौन था? राव चूड़ा। अब देखिए ये कौन हो गया? राणा लाखा। ये हो गए अपने लाखा साहब, राणा लाखा। जो मारवाड़ है, कहाँ? मारवाड़। मारवाड़ के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राव। तो यहाँ शासक कौन था? राव
चूड़ा। राव जो चूड़ा है वो कब से कब तक थे? 1394 ईस्वी से लगाकर 1423 ईस्वी तक। ठीक है, 1494 ईस्वी से लगाकर 1493 लिखा गया क्या? 1494 ईस्वी से लगाकर 1423 ईस्वी तक शासक कौन थे? राव चूड़ा थे। जबान ऊपर नीचे हो रही है जबरदस्ती। जो राणा लाखा है, राणा लाखा का शासनकाल कब से कब तक था? 1382 से लगाकर 1421 ईस्वी तक राणा लाखा का शासनकाल था। अब देखिए, जो राव चूड़ा है, राव चूड़ा के दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है रणमल, बड़ा पुत्र क्या है? रणमल राठौड़। जो दूसरा छोटा पुत्र है उसका नाम क्या है? कान्हा। क्या है? कान्हा। जो रणमल है, रणमल की जो बहन है, रणमल की जो बहन है, बहन का नाम क्या है? हंसाबाई। क्या नाम है? हंसाबाई। जो कान्हा है, कान्हा की जो माता है, कान्हा की माता का नाम क्या है? किशोरी देवी। कान्हा की माता का नाम क्या है? किशोरी देवी। और जो ये किशोरी देवी है वो इंदा प्रतिहार की क्या है? पुत्री है। तो किशोरी देवी का विवाह जब राव चूड़ा के साथ किया गया तो ये सशर्त विवाह हुआ कि जो किशोरी देवी से जो पुत्र प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो मारवाड़ का क्या होगा? अगला शासक बनेगा। मारवाड़ का क्या होगा? अगला शासक बनेगा। किशोरी देवी से जब राव चूड़ा का विवाह किया गया तभी तो इंदा प्रतिहार ने मंडोर इनको क्या किया था? दहेज में दिया था। उसके बाद जो मारवाड़ के शासकों की राजधानी बनी थी, वो जब मैं मारवाड़ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इनकी जो राजधानी बनी वो मंडोर बनी थी। वो किशोरी देवी से जब विवाह हुआ, ये इंदा प्रतिहार की पुत्री थी। सशर्त विवाह हुआ था कि जो किशोरी देवी और राव चूड़ा से जो पुत्र प्राप्त होगा वो ही क्या बनेगा? शासक। और जो अगला शासक बनेगा मारवाड़ का वो कौन बनेगा? कान्हा। अब देखिए, इधर देखिए, राणा लाखा का एक पुत्र है, उसका नाम क्या है? उसका नाम, वो राजकुमार है जिसका नाम क्या है? चुंडा। उसका नाम क्या है? चुंडा। क्योंकि राणा चुंडा नहीं बोल सकता क्योंकि शासक नहीं बना। इसका नाम क्या है? चुंडा। और ये क्या है? राव चूड़ा। यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको भाई, राव चूड़ा और चुंडा। ठीक है। अब देखिए, जो ये हंसाबाई है, रणमल राठौड़ की जो बहन है हंसाबाई, इसका विवाह इसकी सगाई किससे होनी थी? चूड़ा से होनी थी। किससे होनी थी? राव चूड़ा से होनी थी। लेकिन रणमल राठौड़ ने क्या किया? राणा लाखा से बात की और राणा लाखा को कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करवा दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो आपसे और जो मेरी बहन से जो पुत्र प्राप्त होगा वो क्या बनेगा? मेवाड़ का क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला शासक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मेवाड़ का अगला शासक बनना चाहिए। जबकि बड़ा पुत्र कौन है? चुंडा। बड़ा पुत्र कौन है? चुंडा। तो शासक कौन बनना चाहिए? चुंडा बनना चाहिए। राणा लाखा ने जबान दे दी कि आप तो विवाह करवाइए हंसाबाई से, और राणा लाखा से जो पुत्र प्राप्त होगा वही क्या होगा? मेवाड़ का अगला शासक होगा। तो राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त होगा वो कौन होगा? मोक्कल होगा। और मेवाड़ का जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? मोक्कल ही बनेगा दोस्तों। तो जो चुंडा है, चुंडा क्या करते हैं? चुंडा अब शासक तो नहीं बन सकते, तो चुंडा क्या करते हैं? प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं जीवन भर अब विवाह नहीं करूंगा और मेवाड़ की सेवा करूंगा। दोस्तों, जो विवाह न करने की जो शर्त होती है वो बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही क्या होती है? भीष्म होती है दोस्तों। तो जो राव चुंडा, इनको क्या कहा जाता है? इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह या क्या? राम कहा जाता है। भीष्म पितामह या राम कहा जाता है। यहां तक कि राम कहानी समझ में आ गई। मेवाड़ का राम या भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? चुंडा को कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन भर विवाह न करके मेवाड़ की रक्षा करने की क्या ली थी? प्रतिज्ञा ली थी। और विवाह न करने की जो शर्त है वो तो काफी कठोर होती है, काफी भीष्म होती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाता है। ये जो बात है, ये बात मैं आपको कल नोट करवाऊंगा। आशा करता हूं यहाँ तक की जो राम कहानी है वो आपको समझ में आ रही होगी। राणा लाखा के जो समकालीन है, राणा लाखा के जो समकालीन मारवाड़ का शासक है वो कौन है? राव चूड़ा है। राव चूड़ा का जो बड़ा पुत्र होता है वो रणमल होता है, रणमल राठौड़ की बहन का नाम क्या होता है? हंसाबाई होता है दोस्तों। राव चूड़ा इंदा प्रतिहार की पुत्री किशोरी देवी से सशर्त विवाह होता है। किसका? राव चूड़ा का विवाह राव चूड़ा का होता है। शर्त रखी जाती है कि किशोरी देवी से जो संतान पैदा होगी वही क्या होगी? मारवाड़ की अगली
शासक बनेंगे। तो रणमल राठौड़ को शासक नहीं बनाया जाता है दोस्तों। तो रणमल राठौड़ की जो बहन है हंसाबाई, इसकी जो सगाई वो किससे प्रस्तावित है? चुंडा से प्रस्तावित है। लेकिन रणमल राठौड़ ने क्या किया? राणा लाखा से बात की, राणा लाखा के सामने शर्त रखी कि मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह तुमसे करवा दूंगा, लेकिन इसकी एक शर्त है कि हंसाबाई की कोख से जो संतान पैदा होगी वही क्या होगी? वही मेवाड़ की अगली क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो जो मेवाड़ का अगला शासक होगा वो कौन होगा? राणा मोकल होगा दोस्तों। तो राव ये जो चुंडा है, चुंडा को शासक नहीं बनाया गया। तो चुंडा क्या करते हैं? चुंडा प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हे पिताश्री, आपने मेरी शादी तो की नहीं, आपको शादी करनी थी, आपने शादी कर ली, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर विवाह न करके मैं मेवाड़ की रक्षा करता रहूंगा। जो शादी न करने की जो शर्त थी वो बहुत ही क्या थी? कठोर थी या भीषम थी। तो जो राव नहीं, ये जो चुंडा है, चुंडा को मेवाड़ का राम या भीषम पितामह कहा जाता है। आशा करता हूं यहाँ तक की जो राम कथा आप सबको समझ में आ रही होगी। ये सब बातें मैं आपको कल नोट करवाऊं क्योंकि आज क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी उसके बाद। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर डाउट है तो आप यहीं क्लियर करते हुए चले, कमेंट में बता देना कहाँ का अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आपको बता देना। कहीं तिथियों में भी अगर आपको डाउट लगे तो देख के बता देना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कहीं मेरे को तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट होता है तो देख लीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, तब तक के लिए सभी को राम राम भाई। चलिए।